तो ये क्या है, वर्गों में बटे हैं, क से लेकर म तक वर्गों में बटे हैं, तो वर्गों का नाम भी रखना पड़ेगा। भाई अगर किसी मोहल्ले में प्लॉट बटा हुआ है तो प्लॉट का कोई नंबर होगा ना। तो अगर ये वर्गों में बांटे गए हैं तो वर्गों का कुछ नाम तो रखना पड़ेगा, ये कौन सा वर्ग है। तो सबके पहले पहले अक्षर के नाम से वर्ग के नाम रख दिए गए। जैसे पहले वाले का नाम क्या रख दिया गया, क वर्ग। दूसरे वाले का च वर्ग। तीसरे का ट वर्ग। फिर त वर्ग। और फिर प वर्ग। तो ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया और ये हो गया। तो पहले पहले अक्षर के नाम से क्या कर दिया गया, वर्गों का नाम रख दिया गया। चूंकि ये वर्गों में विभाजित हैं, इस वजह से इनको क्या कहते हैं हम लोग, इसी वजह से कहा जाता है इनको वर्गीय व्यंजन। वर्गीय व्यंजन, ठीक। क्यों, क्योंकि वर्गों में विभाजित है। और वर्ग विभाजन का आधार क्या है, अगर आपसे कर लिया जाए ये प्रश्न कि वर्गीय व्यंजनों के वर्ग विभाजन का आधार क्या है, तो है इनका उच्चारण स्थान। पॉइंट क्लियर है, जो अभी समझाया वही चीज क्लियर। अब देखिए, इन्हीं वर्गीय को स्पर्शी भी कहते हैं, लेकिन क्यों कहते हैं ये हम लोग बाद में देखेंगे। अब इसके बाद अगली चीज देखें, यहां पर ये जो लास्ट है सभी वर्गों में, आखिरी वाले, ये तो इन सब में पांच पांच है, यहां तो चार चार का सेट बन गया। ये जो एक्स्ट्रा दिखाई दे रही लाइन ना, ये पांचवा। तो चूंकि ये हर वर्ग के पांचवें अक्षर हैं, इसलिए इनको कहते हैं पंचम प्लस अक्षर बराबर पंचमाक्षर, ठीक। और ये वही पंचमाक्षर हैं जिनके लिए हम लोग अनुस्वार का प्रयोग करते हैं। तो पंचमाक्षर जो हैं, इनके लिए क्या होता है, अनुस्वार। इनके लिए अनुस्वार का प्रयोग होता है, जो हम लोगों ने लास्ट क्लास में पढ़ा था, ठीक। अब देखिए, थोड़ा संख्या बढ़ाते हैं, लेकिन बढ़ाने से पहले जरा इनका भी नामकरण कर ही देते हैं। ये क्या कहलाते हैं और ये क्या कहलाते हैं, तो इनको कहा जाता है अंतस्थ। क्यों कहते हैं देखेंगे बाद में। और इनको कहा जाता है ऊष्म, ठीक। अब जरा 33 से आगे बढ़ते हैं। 33 का परिचय हो गया, ये वाले हो गए, ठीक है, ये हो गए ये। अब आते हैं, अगला नाम क्या है, द्विगुण व्यंजन। तो इसी में बढ़ाते हैं द्विगुण व्यंजन को। देखिए, एक यहां बढ़ाते हैं और एक यहां बढ़ाते हैं, ठीक है।
अब देखिए ड़ और ड़, इनको क्या कहा जाता है? इनको कहा जाता है द्विगुण व्यंजन। द्विगुण व्यंजन। जब हम द्विगुण कहते हैं तो द्विगुण का मतलब क्या होता है? द्विगुण का मतलब होता है दो गुण। द्विगुण का मतलब क्या हुआ? कि इनमें दो ध्वनियों के गुण हैं। ये दो ध्वनियों के गुण इसमें पाए जाते हैं। इसका मतलब लिखा तो ये ड़ जाता है, लेकिन ये ड़ की साउंड जो है वो दो अलग अलग साउंड्स को मिला करके बनी है। ध्यान रखिए, साउंड की बात हो रही है, सिंबल की बात नहीं हो रही। सिंबल का मतलब हो गया जब वर्णमाला में आप लिपि के रूप में स्क्रिप्ट के तौर पर लिखते हैं। सिंबल की बात नहीं हो रही, साउंड की बात हो रही है। साउंड मिली है, सिंबल नहीं। सिंबल मिलेगा संयुक्त व्यंजन में, यहां द्विगुण व्यंजन में सिर्फ साउंड मिल रही है। तो वो कौन सी दो ध्वनियां हैं वो भी तो देखना पड़ेगा। तो देखें ये जो दो ध्वनियां ये हैं कौन सी। तो इसमें जो ड़ है वो बनता है ड और र, और जो ढ़ है वो बनता है ढ और र। ठीक, ड़ बनता है ड और र को मिलाकर, और ढ बनता है ढ और र को मिलाकर के। लिपि के रूप में नहीं, केवल साउंड्स के फॉर्म में इन दो साउंड्स को मिलाकर के ये साउंड बनी। खास बात क्या है कि आप जितना मतलब जो नॉर्दर्न स्टेट्स है ना जहां पर हिंदी बोली जाती, उन नॉर्दर्न स्टेट्स में जितना आप वेस्ट साइड में जाएंगे, यानी कि वेस्टर्न यूपी, दिल्ली, हरियाणा, ठीक है, राजस्थान, जितना उधर जाते जाएंगे आप वेस्ट में, आप पाएंगे कि ये वाली साउंड जो है ना ड और ढ वाली ये बढ़ जाएगी। और जो ईस्ट की तरफ चलेंगे, यानी कि ईस्टर्न यूपी और आपका बिहार, ठीक, झारखंड, ये वाला जो एरिया है, यहां जब आप जाएंगे तो पाएंगे र की साउंड बढ़ जाएगी। खास बात है, जैसे आप देखेंगे कि सड़क शब्द है, सड़क एक शब्द है। मैं आपको यहीं पर ये बात भी मेंशन कर दे रहा हूं, देखिएगा। इन दोनों के ही केस में आप पाएंगे कि पूर्व में ड की साउंड कम आती है और रा की साउंड ज्यादा आती है। ठीक, और पश्चिम में आप पाएंगे कि ड की साउंड कम हो जाती है, सॉरी, ड की साउंड बढ़ जाती है और र की साउंड कम हो। जैसे जैसे मैं वर्ड लिख रहा हूं, देखिए एक शब्द है सड़क, आपको पता ही होगा ये शब्द सड़क। पूर्व में जब देखेंगे आप तो पूर्व में ये शब्द जो है वो क्या हो जाता है, यहां पर क्या हो जाएगा, यहां हो जाता है सरक, ये प्रोनाउंस करते हैं। और यहां पर क्या हो जाता है, सड़क, जबकि शब्द है क्या, सड़क। ये शब्द यहां सड़क, ये सड़क कहां जाते हैं, और यहां ये सड़क कहां जाएगी, तो सड़क हो जाता है यहां पर। ठीक है, ये खास बात है। अब ये जो दो ध्वनियों के गुण मिले हुए हैं, तो ये शुरुआत से ही मिले थे या बाद में मिले? नहीं,
ये बाद में मिले। इसका मतलब जब संस्कृत से वर्णमाला हिंदी में आई थी उस समय ये नहीं थे, क्योंकि संस्कृत जो है वो 1500 बीसी से शुरू हो जाती है। अगर हम साउंड्स की बात करें तब स्क्रिप्ट नहीं थी, केवल साउंड्स थी, यानी कि लैंग्वेज थी, स्क्रिप्ट नहीं थी। ठीक है, साउंड्स थी, सिंबल्स नहीं थे। उस समय से संस्कृत बोली जा रही है। वो 1500 बीसी से लेकर के और 500 बीसी तक 1000 ईयर्स का टाइम था जिसमें संस्कृत एकदम मुख्य भाषा बनी हुई थी। आफ्टर दैट आ गई जो स्टेज, उसको हम कहते हैं पाली। पाली 500 ईयर्स का टाइम पीरियड था उसका, और उसके बाद आती है प्राकृत। प्राकृत का भी टाइम पीरियड 500 ईयर्स का है। आफ्टर दैट आती है कौन सी स्टेज? अपभ्रंश की। अपभ्रंश की स्टेज आती है 500 एडी से, और अपभ्रंश की स्टेज में आकर के ये दोनों साउंड्स डेवलप हो रही हैं। तो इसीलिए इनके लिए एक शब्द यूज किया जाता है, इनको कहा जाता है कि ये जो हैं वो हिंदी में नव विकसित ध्वनियां हैं। नव विकसित ध्वनियां। तो ये हिंदी की नव विकसित ध्वनियां, न्यू डेवलप्ड साउंड। ठीक, पहले नहीं थी। क्लियर हो गया इसके मामले में? तो नव विकसित ध्वनियों को ही क्या हम कहते हैं? द्विगुण व्यंजन कहते हैं। चलिए, अब अगला पॉइंट जो यहां पर उठता है वो ये कि इनको इन्हीं के साथ क्यों रखा? इनको जो है ये ट वाली लाइन में ही क्यों रख रहे हैं? हम नीचे भी रख करके समझ सकते थे, ऊपर भी रख करके समझ सकते थे, तो इनको इसी वाली लाइन में, इसी सीक्वेंस में रख करके क्यों समझा? इसलिए क्योंकि ये साउंड्स बन रही हैं ड और र को मिला करके, या फिर ढ और र को मिला करके। ड और ढ कहां है? यहां है। ठीक, और ये किस जगह से बोला जाता है? मूर्धा से बोला जाता था। और ये जो र आएगा इसमें, ये र भी जो है वो मूर्धा से ही बोला जाता है। तो चूंकि ड, ढ और र ये तीनों साउंड्स उसी प्लेस से प्रोनाउंस होती हैं जिस प्लेस से ये पूरा ट वर्ग प्रोनाउंस हो रहा था, इस वजह से हमने इनको यहां रख करके समझा है। अब एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।